नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट मेंस एग्जाम 2023 के लिए शैक्षिक परिदृश्य के सभी टॉपिक से बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट नंबर 15 आज आपके लिए लेकर आया हूं। गोल्डन टेस्ट है। 30 टेस्टों की ये सीरीज चलाई जा रही है, लेवल 1 के लिए भी और लेवल 2 के लिए भी। बहुत ही नया सीखने वाले हो आज की इस वीडियो से। यदि आप वीडियो को पूरा देखते हो तो बहुत ही क्वालिटी वाली जानकारी अगर चाहते हो तो वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिएगा साथियों। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। एक एक प्रश्न को देखेंगे। प्रत्येक जो प्रश्न है 1 नंबर का है और एक प्रश्न में यहाँ पर आपके अगर आपका एक प्रश्न सही होता है एक प्रश्न तो 1 अंक मिलेंगे, और अगर प्रश्न आपने गलत किया तो 1/3 नंबर जो है ये आपके कम कर दिए जाएंगे, मतलब नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो पहला प्रश्न है आपके, अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत कब हुई? जून 2021 में, जून 2022 में, जून 2020 में और जून 2019 में बात की जा रही है अनुप्रति कोचिंग योजना की। तो साथियों, अनुप्रति कोचिंग योजना की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? जून 2021 में। कब हुई थी? जून 2021 में अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। पहला विकल्प आपके पहले प्रश्न में सही रहेगा। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 2 है। दूसरा प्रश्न देखने से पहले आप सभी को बता दूं कि आज राजस्थान का इतिहास क्लास नंबर 14 सुबह ही 8 बजे मैंने अपलोड कर दी थी, जिसमें हमने मेवाड़ के लगभग 6-7 जो प्रमुख शासक थे उनको एक ही वीडियो में कंप्लीट किया था। लगभग 50 मिनट की वो क्लास बनी थी। और सुबह मैंने जो स्टडी विद पीएन लोधा एप्लीकेशन है उस पर शिक्षण विधियों का पेपर नंबर 5 भी अपलोड कर दिया है, जो कि रीट मेंस एग्जाम लेवल 1 प्लस लेवल 2 के लिए बेहद उपयोगी है। 149 रुपये की टेस्ट सीरीज में जो शिक्षण विधियों का फोल्डर बना हुआ है उसमें ये टेस्ट अपलोड किया है साथियों। तो अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं कर रखा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जा कर के आप ऐप कमेंट देखिएगा, तो पहले नंबर पर आपको कमेंट मिलेगा जिसमें आपको ऐप डाउनलोड की लिंक दे रखी होगी। और साथ ही आप प्ले स्टोर पे सर्च करके भी ऐप को डाउनलोड करके 149 रुपये की जो टेस्ट सीरीज है इसको ज्वाइन कर सकते हो। ये टेस्ट सीरीज लेवल 1 के लिए भी है और लेवल 2 के लिए भी है, जिसमें मैराथन टेस्ट भी और सब्जेक्ट वाइज के साथ ही टॉपिक वाइज टेस्ट आपके लिए लिए जा रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 2 को देखेंगे। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार प्राथमिक पाठशालाओं में छात्रों की संख्या 200 से अधिक होने पर प्रधानाध्यापक को छोड़कर अध्यापक और विद्यार्थियों का अनुपात इससे न बढ़ना चाहिए। 1:30, 1:35, 1:50 और 1:40। तो देखो, दूसरा प्रश्न समझने की कोशिश करना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न आएंगे ऐसे, आने वाले हैं आपके ऐसे प्रश्न। तो यहाँ एक बार आप प्रश्न को पढ़ सकते हो दोबारा और फिर आप इसका सही आंसर चुनाव कीजिएगा। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 में विकल्प नंबर आपका 4 सही रहेगा। कैसे सही रहेगा साथियों? क्योंकि ये कह रहा है कि आरटी 2009 है, इसमें प्राथमिक पाठशाला की बात की जा रही है। प्राथमिक मतलब कक्षा 1 से 5 की। 200 से ज्यादा छात्र होने पर प्रधानाध्यापक को छोड़कर अध्यापक और छात्रों का अनुपात 40:1, मतलब 40 छात्रों पर एक अध्यापक नियुक्त होना ही चाहिए। यदि छात्र संख्या 200 से अधिक है तो, 200 से कम है तो फिर अनुपात कितना होता है? 1:30 होता है। समझना इस बात को, ठीक है ना। विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न 2 का सही उत्तर है साथियों। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या पूछ रहा है? RKSMB के ऐप के अंतर्गत कौन से विषय के प्रपत्र अभी आयोजित नहीं किए जा रहे हैं? हिंदी के, अंग्रेजी के, गणित के और सामाजिक के। तो देखो, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, ठीक है ना, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, ये योजना चलाई जा रही है। जुलाई 2022 से इस योजना की शुरुआत की गई थी साथियों। और वर्तमान में जो प्रपत्र आयोजित किए जा रहे हैं उसमें हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय सम्मिलित है। किस किस विषय के प्रपत्र मतलब पेपर आयोजित किए जा रहे हैं? कक्षा 8वीं तक के बच्चों के लिए है ये, ठीक है ना। तो हिंदी के, अंग्रेजी के और गणित विषय के। बाकी इन तीनों विषयों के तो आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन जो सामाजिक है, सामाजिक का पेपर अभी आयोजित नहीं किया जा रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें जो वर्तमान में चल रही है, और मुझे लगता है कि यहाँ से बिल्कुल आपके प्रश्न बनने वाले हैं। विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4, राजस्थान के स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूलों में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशानुसार किसका प्रकाशन किया जा रहा है? विद्यालय पत्रिका प्रवाह का, निजी विद्यालय पोर्टल का, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का और इनमें से कोई भी नहीं।
तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर बताइए। मैंने कहा है बहुत कुछ नया सीख के आज के इस वीडियो से आप जाने वाले हो, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अच्छा लगे वीडियो लाइक शेयर करिएगा साथियों। बात करें प्रश्न नंबर 4 के सही उत्तर की, तो चौथे प्रश्न का जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 1, विद्यालय पत्रिका प्रवाह। कैसे सही रहेगा ये देख लीजिएगा। ये कह रहा है कि जो स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल राजस्थान में चल रहे हैं, उसमें राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुसार किसका प्रकाशन किया जा रहा है? तो भाई विद्यालय पत्रिका प्रवाह का प्रकाशन किया जा रहा है। विकल्प नंबर आपका 1 ही सही है प्रश्न 4 में। प्रश्न 5 की ओर बढ़ेंगे। 5वां प्रश्न देख लेते हैं। बालिकाओं के लिए आपनी लाडो कार्यक्रम किस योजना के अंतर्गत चलाया जा रहा है? बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना और बालिकाओं के लिए गार्गी पुरस्कार योजना। तो देखो, आपनी लाडो कार्यक्रम की बात की जा रही है साथियों। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आपनी लाडो कार्यक्रम जिस योजना के अंतर्गत चलाया जा रहा है, उस योजना का नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, ठीक है ना। जिसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अवनी लेखरा। अवनी लेखरा के बारे में हमने पढ़ रखा है, राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी जो है उसमें हमने अवनी लेखरा के बारे में पढ़ा था। तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी है और इसी अभियान के तहत आपनी लाडो कार्यक्रम चलाया जा रहा है। विकल्प नंबर आपका कौन सा सही है 5वें में? जो दूसरा विकल्प है 5वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। 6वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 में क्या पूछ रहा है? वर्ष 2020 में किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय। तो देखो, बात करें यहाँ NEP 2020 के अंतर्गत ये चीज हुई है साथियों। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसके अंतर्गत जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, इसका नाम बदल दिया गया है और इसका नाम क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय। क्या नाम कर दिया गया है इसका? शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। मतलब इसका पहले क्या नाम था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो फिर प्रथम विकल्प पे हम जाएंगे। प्रश्न संख्या 6 में प्रथम विकल्प आपका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न देख लेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 7 में क्या पूछ रहा है? प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन के प्रथम चरण का टीकाकरण कब प्रारंभ हुआ था? 16 जनवरी 2021, 16 फरवरी 2021, 16 मार्च 2021 और 16 अप्रैल 2021। तो देखो, कोविड वैक्सीनेशन चला, कोविड की बीमारी आई, कई दिनों तक टीका नहीं बना, फिर टीका बना, फिर ट्रायल वगैरह होने के बाद जब टीका लगाने की बात आई तो प्रथम चरण के अंतर्गत जो टीकाकरण हुआ था वो किस डेट को आरंभ हुआ था? वो डेट आपसे प्रश्न संख्या 7 में पूछी जा रही है। तो 7वें प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा। कौन सा विकल्प आपका प्रश्न 7 में सही है साथियों? इसका सही उत्तर है 16 जनवरी 2021। जो फ्रंट लाइनर वर्कर थे, मतलब जैसे डॉक्टर वगैरह है, जो मतलब मुख्य रूप से उसी चीज में काम कर रहे थे कोविड वैक्सीनेशन में, या फिर कोविड की जो समस्या आ रही थी उन मरीजों को देखने में, तो सबसे पहले उनको ये टीका लगाया गया। फिर उसके बाद में देखो, जो पुलिस वाले हैं और जिनकी ड्यूटियां लगाई गई थी कोविड के अंतर्गत, तो फिर उसके बाद में उनको टीका लगाया गया फरवरी में। बाकी प्रथम चरण का टीकाकरण कब आरंभ हुआ था? 16 जनवरी 2021 को। प्रदेश की बात की जा रही है राजस्थान की। विकल्प नंबर आपका 1 सही है साथियों 7वें प्रश्न का। 8वें प्रश्न को देख लेते हैं। देखो, 8वें प्रश्न में क्या पूछ रहा है आपसे? बाल गोपाल योजना का शुभारंभ कब हुआ? 15 अगस्त 2022, 15 सितंबर 2022, 15 अक्टूबर 2022 और 15 नवंबर 2022। अच्छा प्रश्न है, आज का ही प्रश्न है। आज का प्रश्न कैसे है ये? क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा बाल गोपाल योजना का प्रारंभ या शुभारंभ आज दिनांक 15 नवंबर 2022 साथियों, आज ही 15 नवंबर को, ठीक है ना। आज कितनी तारीख है? 15 नवंबर 2022। तो आज ही बाल गोपाल योजना का प्रारंभ किया जा रहा है। शुभारंभ कौन करेंगे? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, ठीक है ना। तो विकल्प नंबर 4 सही है। देखिए, इस योजना के अंतर्गत जो बच्चे हैं सरकारी विद्यालय में जो पढ़ते हैं, कक्षा 1 से 8वीं तक के जो विद्यालय हैं उनकी बात की जा रही है। पहले बच्चों को डायरेक्टली दूध पिलाया जाता था, लेकिन अब क्या किया जाता है? जो मिल्क पाउडर है वो विद्यालयों में भेजा गया है और उस मिल्क पाउडर से दूध बनाकर बच्चों को पिलाएंगे। किस योजना के अंतर्गत? बाल गोपाल योजना के अंतर्गत। तो विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। 9वां प्रश्न देख लेते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 9 में क्या पूछ रहा है? राजस्थान में महिला राज्य कर्मचारियों को अपने पूरे सेवाकाल में
कितने वर्ष का शिशु देखभाल अवकाश दिया जाता है? 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 2 वर्ष का या फिर 1 वर्ष का? तो देखो अपने पूरे जीवन काल की बात की जा रही है साथियों। अपने पूरे जीवन काल क्या यहाँ पर अपने पूरे सेवा काल, क्योंकि सेवा काल के अलावा भी होता है जीवन काल। तो भाई ऐसा है कि 18-20 साल में नौकरी लगते हैं नॉर्मली तो नहीं लगते, नॉर्मली तो 25 साल में लगते हैं, लेकिन कोई 18-20 साल में नौकरी लग गई तो उसके जो संतान का जो अवकाश मिलता है साथियों, ठीक है ना, अब वो अवकाश 2 बार दिया जाता है 2 बच्चों पर, क्योंकि 2 से अधिक संतान को जन्म नहीं दे सकते हैं जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं। तो यहाँ पर 2 वर्ष बिल्कुल आपका सही उत्तर है, विकल्प नंबर 3 सही है। प्रश्न संख्या 9 में प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ेंगे। 10वें प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है, देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10 को। आरटी एक्ट 2009 की कौन सी धारा यह दर्शाती है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपनी संतान या प्रतिपाल्य को प्रवेश दिलाएं? धारा 3, धारा 7, धारा 10, धारा 15। देखो धारा आपसे पूछी जा रही है, कौन सी धारा है ये आपको ये बताना है। आरटी एक्ट 2009 की धारा है ये, और साथियों जिस धारा में ये बात कही गई है उस धारा की संख्या कौन सी है? धारा नंबर 10। जो धारा नंबर 10 है साथियों, इस धारा में ये उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक माता पिता मतलब जो अभिभावक है या संरक्षक मतलब जो पालन पोषण करने वाला, जो आसपास का प्रारंभिक विद्यालय है उसमें बालक या बालिका की प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के लिए अपनी संतान या प्रतिपाल्य मतलब जिसका वो पालन पोषण कर रहे हैं उसको प्रवेश दिलाएं। तो इसका उल्लेख धारा 10 में मिलता है। विकल्प नंबर आपका जो 3 है प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 की ओर। 11वां प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 11 में क्या पूछ रहा है, कोई भूखा न सोए के संकल्प पर 20 अगस्त 2020 को किस योजना की शुरुआत की गई थी? पालनहार योजना की, इंदिरा रसोई योजना की, 1 रुपए किलो गेहूं योजना की, और इनमें से सभी की। तो 11वें प्रश्न में सही उत्तर बताइए। देखिए 30 टेस्टों की सीरीज है और मैंने पहले भी कह रखा आपसे कि ये शैक्षिक परिदृश्य का टोटल जितने भी इसमें टॉपिक आ जाते हैं इसमें लगभग 8-10 प्रश्न आपके बनने वाले हैं शैक्षिक परिदृश्य में से दोनों लेवल में। तो साथियों ये 30 टेस्ट यदि आप कंप्लीट अटेंड करते हो तो यूँ मानिएगा कि कोई प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, बशर्ते आप टेस्ट को पूरा हल करें और सही तरीके से हल करें। जो प्रश्न याद नहीं है उसको याद करें। तो देखो इसका सही आंसर है 11वें प्रश्न का विकल्प नंबर 2। इंदिरा रसोई योजना कोई भूखा न सोए के संकल्प पर शुरुआत की गई थी। कब शुरुआत की गई थी इंदिरा रसोई योजना की? 20 अगस्त 2020 को। विकल्प नंबर 2 आपका प्रश्न 11 में सही है, जिसमें साथियों मात्र 8 रुपए में पूरी थाली दी जाती है, भरपेट भोजन दिया जाता है मात्र 8 रुपए में। विकल्प नंबर 2 ही सही रहेगा आपके प्रश्न 11 में। प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। 12वां प्रश्न देख लेते हैं मित्रों। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत व्यापक स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा एनसीएफ 2020-21 किसके द्वारा विकसित किया जाएगा? यूपीएससी, एनसीईआरटी, एनसीटीई और यूजीसी। देखो कोई भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है तो उसके बाद में एनसीएफ का भी गठन किया जाता है, ठीक है ना, समझ रहे हो बात को? एनसीएफ का भी गठन किया जाता है। एनसीएफ क्या करता है साथियों? एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा, नाम क्या है पूरा इसका? राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा, 2005 में आया था। अब एनसीएफ का ये काम होता है कि संपूर्ण राष्ट्र में जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है उसके लिए किस प्रकार के पाठ्यक्रम होना चाहिए, किस प्रकार की पाठ्यचर्या होना चाहिए। तो इसका गठन इसको कौन निर्धारित करता है? एनसीएफ। और एनसीएफ का गठन एनईपी 2020 के तहत किसके द्वारा किया जाएगा? विकसित कौन करेगा एनसीएफ 2020-21 को? एनसीईआरटी नई दिल्ली। किसके द्वारा विकसित किया जाएगा? एनसीईआरटी नई दिल्ली के द्वारा। विकल्प 2 आपके 12वें प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ेंगे। 13वां प्रश्न देखेंगे। लुम्सडेन ने 1964 में शैक्षिक तकनीकी को मुख्यतः कितने रूपों में विभाजित किया? 1, 2, 3 और 4। तो देखो लुम्सडेन ने विकसित किया है किसको? शैक्षिक तकनीकी को, लेकिन कितने रूपों में? तो आपको ये बताना है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। कौन से विकल्प का चुनाव करोगे साथियों प्रश्न संख्या 13 में? सही आंसर देख लेते हैं 13वें प्रश्न का। आपका सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर 3। 3 रूपों में इन्होंने विभाजित किया है 1964 में। कब? 1964 में। 2 चीजें क्लियर हुई कि शैक्षिक तकनीकी को
3 रूपों में किसने विभाजित किया? तो लुम्सडेन ने। कब किया? 1964 ईस्वी में। और वो 3 रूप कौन कौन से हैं ये चीज भी आप देख लीजिए। एक तो इन्होंने बताया है शैक्षिक तकनीकी प्रथम, एक बताया है शैक्षिक तकनीकी द्वितीय, और एक बताया है शैक्षिक तकनीकी तृतीय। जो शैक्षिक तकनीकी प्रथम है इसको कठोर शिल्प उपागम कहते हैं, जो शैक्षिक तकनीकी द्वितीय है इसको कोमल शिल्प उपागम कहते हैं, और जो शैक्षिक तकनीकी तृतीय है इसको प्रणाली विश्लेषण के नाम से जाना जाता है। तो साथियों इस प्रकार से आपके 13वें प्रश्न में जो तीसरा विकल्प है यही आपका सही उत्तर है। प्रश्न 14 की ओर बढ़ेंगे। 14वां प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, देखिएगा। बाल गोपाल योजना के अंतर्गत सप्ताह में कितने दिनों तक छात्रों को दूध पिलाया जाएगा? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन और 5 दिन। देखो भाई, मैंने अभी एक प्रश्न यहां से पहले भी किया था इसी टेस्ट में कि जो बाल गोपाल योजना है, इस बाल गोपाल योजना की शुरुआत आज से की जा रही है भाई। आज से मतलब 15 नवंबर 2022 से। तो साथियों आज क्या है? मंगलवार। एक तो मंगलवार के दिन बच्चों को दूध पिलाया जाएगा, और एक गुरुवार के दिन। किस किस दिन? मंगलवार के दिन और गुरुवार के दिन बच्चों को मिल्क पाउडर से दूध बनाकर दूध पिलाया जाएगा। किस योजना के अंतर्गत? बाल गोपाल योजना के अंतर्गत। तो मंगलवार और गुरुवार इसका सही आंसर है, मतलब कितने दिन हुए? 2 दिन। तो फिर आपका पहला विकल्प प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर होगा। साथियों कौन सा विकल्प आपका सही है 14वें प्रश्न में? पहला विकल्प, 2 दिन दूध पिलाया जाएगा बाल गोपाल योजना के तहत। प्रश्न 15 की ओर बढ़ेंगे। 15वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 में है 1024 KB बराबर, प्रश्नवाचक चिन्ह है, मतलब 1024 KB किसके बराबर है? 1 MB, 1 KB, 1 GB, 1 TB। समझो बात को, मैंने आपको पहले भी ये चीजें पढ़ा रखी है, तो चीजें भूलना नहीं चाहिए। क्वेश्चन यहीं से पूछेगा एग्जामिनर। जो चीजें पढ़ रहे हो बिल्कुल क्वेश्चन पेपर बनेगा, बिल्कुल कोई डाउट नहीं इसमें। तो साथियों मैंने बताया था 1024 KB, 1024 KB बराबर 1 MB होता है। किसके बराबर होता है? 1 MB के बराबर। मतलब 1 MB में 1024 KB होता है, और 1024 MB मिलकर 1 GB का निर्माण करती है, ठीक है ना। और 1024 GB मिलकर 1 TB का निर्माण करती है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। विकल्प आपका एक सही है, 1024 KB बराबर 1 MB रहेगा। 1 MB मैंने थोड़ा अलग तरीके से लिखा कंफ्यूज करने के लिए, एग्जामिनर भी लिखेगा ऐसे। विकल्प नंबर आपका एक सही है प्रश्न 15 में। प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 16वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न संख्या 16, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार एलिमेंट्री शिक्षा में होने वाली कक्षाएं हैं। नर्सरी से 5वीं कक्षा तक की शिक्षा, पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा, पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक की शिक्षा, और नर्सरी से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा। यह आपको RT 2009 के अनुसार बताना है साथियों। 16वें प्रश्न में आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा? तो देखो RT 2009 क्या कहती? एलिमेंट्री का मतलब होता है, नहीं एक बार मैं वो नहीं बताऊंगा, नहीं तो फिर आप आसानी से उत्तर दे दोगे। एक बार आप इसका सही उत्तर बताओ कि भाई कौन सा विकल्प आपके 16वें प्रश्न का सही उत्तर है। तो देख ले इसका सही आंसर क्या रहेगा साथियों। विकल्प नंबर 2 आपके सही रहेगा। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्री का मतलब प्रारंभिक शिक्षा से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? प्रारंभिक शिक्षा। और प्रारंभिक शिक्षा में कक्षा 1 से 8वीं तक की शिक्षा को सम्मिलित किया जाता है। विकल्प नंबर 2 आपके 16वें प्रश्न का सही उत्तर है साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 17 की ओर। 17वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 में क्या पूछ रहा है? इनमें से कंप्यूटर का भाग है स्कैनर, प्रिंटर, साउंड स्पीकर्स और मॉनिटर। तो जो कंप्यूटर का भाग है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 17 में करना है। बताइए 17वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? जो कंप्यूटर का भाग है। भाई स्कैनर कंप्यूटर का भाग है नहीं, साउंड स्पीकर अलग से लगाए जाते हैं, यह भी कंप्यूटर का भाग नहीं है, प्रिंटर या मॉनिटर। तो साथियों दोनों विकल्पों में से जो विकल्प आपको बेस्ट लगे, सही लगे, उस विकल्प का चुनाव प्रश्न संख्या 17 में करना है। बताओ 17वें प्रश्न का। देखो अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको अनअटेम्प्ट रख सकते हो, आदत डालनी पड़ेगी। एग्जाम में भी अनअटेम्प्ट आपको क्वेश्चन छोड़ने ही पड़ेंगे साथियों। नहीं छोड़ोगे तो नुकसान खुद का ही कर बैठोगे। अभी से आदत डालो इस चीज की। तो इनमें से कंप्यूटर का भाग क्या है? मॉनिटर है। देखो अनअटेम्प्ट यहां कर लो, लेकिन क्वेश्चन को याद रखो। फिर क्वेश्चन गलत मत करो, अनअटेम्प्ट कर लो लेकिन क्वेश्चन को याद रखो। विकल्प नंबर आपका 4 सही है। मॉनिटर क्या है साथियों? कंप्यूटर का भाग है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 की ओर। तो 18वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 18,
भारत की सबसे नवीनतम शिक्षा नीति कब आई? 2021 में, 2022 में, 2020 में और 2019 में। जो सबसे नवीनतम शिक्षा नीति आई है भारत की, वो शिक्षा नीति आपको प्रश्न संख्या 18 में बताना है। बताइए 18वें प्रश्न में कौन सा विकल्प सही रहेगा आपके? तो देखो, भारत की पहली शिक्षा नीति आई थी 1968 में, सबसे कमजोर शिक्षा नीति। दूसरी 1986 में ही आ चुकी थी साथियों, 68-10-78 और 78-8-86, मतलब 18 साल बाद। और तीसरी जो शिक्षा नीति भारत में आई है वो है 2020, NEP 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। साथियों, ये भारत की सबसे नवीनतम शिक्षा नीति है। तो विकल्प नंबर आपका जो 3 है, प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 19 की ओर। 19वां प्रश्न सेकंड लास्ट प्रश्न है। अच्छा लगे वीडियो लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर नए हो तो स्टडी विद पीएन लोधा चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। लगातार आपको एग्जाम तक यहाँ पर वीडियो प्राप्त होंगे साथियों। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए 19वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 19, कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी कौन सी है? कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी पूछी गई है होम, एंटर, स्पेस बार और शिफ्ट। तो इनमें से जो कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी है उस कुंजी का चयन आपको प्रश्न संख्या 19 में करना है। बताओ 19वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही है? अच्छा, कमेंट बॉक्स में जरूर जाइएगा साथियों अपना स्कोर बताने के लिए। जो कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी है वो होती है स्पेस बार, ठीक है ना। जो अपन कोई भी शब्द लिखते हैं तो जगह छोड़ते हैं ना, जैसे आपने कोई भी प्रश्न टाइप किया या कुछ भी लिखा, मैसेज आप टाइप किया, तो एक शब्द के बाद में स्पेस दोगे, फिर दूसरा शब्द लिखोगे। तो स्पेस देने के लिए हम जिस बटन का प्रयोग करते हैं, जिस कुंजी का प्रयोग करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? स्पेस बार कहा जाता है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न 19 में। अब आज का अंतिम और 20वां प्रश्न देख लेते हैं। अंतिम और 20वें प्रश्न में क्या पूछ रहा है? योजना के अंतर्गत जारी आदेश 21 जनवरी 2005 के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में कितने प्रकार की प्रबंध समितियां होनी चाहिए? 1, 2, 3, 4। देखो, ये प्रश्न थोड़ा डाउटफुल है यार, मतलब प्रश्न बनाने का जो तरीका है उसमें थोड़ी त्रुटि रह गई है। क्योंकि यहाँ पर जो PS विद्यालय होते हैं, प्राइमरी स्कूल, ठीक है ना, प्राइमरी या अपर प्राइमरी, PS UPS मतलब प्राइमरी या अपर प्राइमरी स्कूल होते हैं, प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय, तो उनमें तो होती है SMC, ठीक है ना। और जो कक्षा 9 से 12वीं तक की स्कूल होते हैं साथियों, जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल होते हैं, उसमें होती है HDMC। तो इस प्रकार से इनका उल्लेख होता है। तो प्रश्न में कहीं ना कहीं कोई त्रुटि है, इसी वजह से इस प्रश्न पर आपको बोनस दिया जाता है। बाकी ऐप को डाउनलोड जरूर करिएगा साथियों। अगर आपको अच्छा लगे, बिल्कुल 100 से भी अधिक टेस्ट आपको ऐप पर मात्र 149 रुपये में उपलब्ध अभी तक करा दिए गए हैं और एग्जाम तक आपको रेगुलर वहां पर टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए।